हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आ, अभी मेरे हाथ में URTS पेपर 4 है ना। तो चौथा पेपर है मेरे हाथ में और आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी ये टेस्ट बहुत ही अच्छा गया होगा। तो अभी हम लोग 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो 91 में ये क्या कहता है कि इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट a part of leaf is enclosed in a test tube containing KOH soaked cotton while the other half is exposed to air and then setup is placed in light for some time. It was later found that the part of leaf which was exposed to air tested positive for starch. This indicates that ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप ध्यान से समझना। जो आपने पढ़ा है, अपने मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में कि इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हम लोग, है ना। और इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था कि देखो लीफ का हाफ पार्ट देख रहे हो ना। अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है कि लीफ का हाफ पार्ट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ठीक, और लीफ का हाफ पार्ट क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के बाहर है। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन हमने डाला है और इस कॉटन को KOH सॉल्यूशन में भिगा दिया गया है। ठीक है, और आप जानते हो कि ये जो KOH सॉल्यूशन है ये क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब CO2। यही आपने पढ़ा था ना मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में। तो इसमें क्या किया गया कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि लीफ का हाफ पार्ट इस ट्यूब के अंदर, लीफ का हाफ पार्ट इस ट्यूब के बाहर। इसके अंदर एक कॉटन लेते हैं, कॉटन को KOH सॉल्यूशन में भिगा के रखते हैं, है ना। और KOH सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, वो CO2 को अब्जॉर्ब करता है। ठीक, अब हम लोग फाइनली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग स्टार्च टेस्ट लेते हैं। तो देखो कि ये जो एरिया लीफ का जो एरिया बाहर में है ना, कहने का मतलब जो इस टेस्ट ट्यूब के बाहर है वो क्या बताता है, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। और लीफ का वो एरिया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो क्या बता रहा है, स्टार्च टेस्ट निगेटिव, है ना। तो स्टार्च टेस्ट निगेटिव ये इसलिए बता रहा है क्योंकि इसको CO2 अवेलेबल नहीं मिला। समझ में आ रही है बात आपको ना, कि जब CO2 नहीं मिलता है, क्योंकि जब जो भी CO2 रहा होगा उसको इस कॉटन ने अब्जॉर्ब कर लिया है क्योंकि इसके पास KOH है ना। तो CO2 नहीं होने के कारण अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और ये स्टार्च टेस्ट निगेटिव शो करता है। तो फाइनली कंक्लूजन हम लोग ये निकालते हैं कि ये जो KOH सॉल्यूशन वाला ये है, तो आपको ये बताता है ये जो एक्सपेरिमेंट है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। इसमें से अब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो ये क्या लिख रहा है, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं होगा। तो देखो अभी अपना चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या कहता है, कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इन KOH सोक्ड लीफ स्टार्च सिंथेसिस डज नॉट अकर as CO2 is absorbed by KOH and not available for photosynthesis। समझ में आया आपको। तो 91 का अपना आंसर आ गया 4। ठीक, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है कि विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस का जो करेक्ट इक्वेशन है क्या दिखता है आपको, देखो तो 6CO2 + 6H2O, नहीं, है ना। उसी तरह से देखो यहाँ दूसरा ऑप्शन 6CO2 + 12H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बना, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, है ना। तो ये अपना ऑप्शन सही दिख रहा है फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है। बाकी ये सब जो इक्वेशन आप देख रहे हो जहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ये सब क्या बोल सकते हैं, इस तरह का इक्वेशन तो बनता ही नहीं है। यहाँ लिख रहा है लाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो ये सब रेस्पिरेशन का इक्वेशन है। तो अपना 92 का आंसर आपको ये मिल गया। समझ में आई बात ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखो
ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर। तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। और क्लोरोप्लास्ट में आप क्या पढ़ते हो, देखो कि क्लोरोप्लास्ट का ये जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो देखो एक के ऊपर एक, ये जो थाइलाक्वाइड है, तो थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक स्टैक होके क्या बनाता है, ग्रेना, है ना। एक को बोलते हैं ग्रेनम और ढेर सारा होगा तो ग्रेना होगा। तो थाइलाक्वाइड क्या बनाया, ग्रेना, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। तो इसमें से एक स्ट्रक्चर थाइलाक्वाइड है ना। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो फ्रेट्स बोलते हैं या इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, ये जो दिख रहा है तुमको, तो ये जो मैट्रिक्स वाला रीजन है, उस मैट्रिक्स वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो देखो ये हो गया ग्रेना, है ना, ये हो गया स्ट्रोमा, और बीच में ये जो अटैच कर रहा है दो स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो सी में देखो, सबसे पहले ये जो सी वाला एरिया है जो तुमको ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, तो सी में कहाँ कहाँ मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। तो सी में स्ट्रोमा या मैट्रिक्स, सबसे पहले देखो हम लोग जो ये मैचिंग क्वेश्चन करते हैं ना, तो इसमें एक आइडिया हम लोग को ये लगाना होता है कि जिसमें हम कन्फर्म है सबसे पहले उसको चुन लें, है ना। उससे ये होता है कि एक दो ऑप्शन या तीन भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है अपने आप, है ना। तो हम लोग देखो सी में स्ट्रोमा या मैट्रिक्स किस में है, तो देखो अपने पास दो ऑप्शन है जिसमें सी में स्ट्रोमा या मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से अब हम लोग ए ऑप्शन देखो 93 का, थोड़ा ब्लर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो, तो अपना ये जो ए आपको दिख रहा है, ये जो ए पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये दो ग्रेनम को आपको दिखा रहा है, और दो ग्रेनम के बीच में ये जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, ये जो ए लिखा हुआ है ना, तो ये जो ए वाला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रोमा लैमेली। तो इसीलिए ए हो गया स्ट्रोमा लैमेली, तो ऑटोमेटिकली जो बी है वो हो गया ग्रेनम, और ये जो सी वाला पोर्शन है वो क्या होता है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डायग्राम ब्लर दिख रहा था इसमें, है ना, बट एनीवेज हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि एक ग्राफ दैट प्लॉट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज। तो देखो हम लोग फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन पढ़ते हो उसमें दो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो तुम जानते हो कि डिफरेंट कलर जो प्लांट के ऊपर पड़ता है लाइट का, सबका वेवलेंथ अपना डिफरेंट होता है, और हर वेवलेंथ का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हर वेवलेंथ जो है वो एक ही तरह का इफेक्ट डालेगा। तो इसको हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। समझ में आई बात आपको? तो इसीलिए ये क्या कह रहा है कि वैसा ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे जो क्या शो करेगा, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को शो करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करोगे, तो उसके लिए ये वाला टर्म यूज़ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन एक्शन स्पेक्ट्रम। अब तुमको बोला जाए व्हाट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो क्या बताओगे? तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है डिफरेंट पिगमेंट्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी, ठीक है ना। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर LHC। तो देखो हम लोगों ने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, है ना, अब जैसे तुम जानते हो बेसिकली तीन तरह का पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, है ना। तो तीन तरह के पिगमेंट्स में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनाता है, रिएक्शन सेंटर, है ना। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हो, फोटो सेंटर। और इसके अलावा क्लोरोफिल ए को छोड़ के जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं, है ना, तो
तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के जो दूसरे पिगमेंट्स है उसको हम लोग LHC बोलते हो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हो, या इसको एंटीना मॉलिक्यूल्स, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। यानी क्लोरोफिल ए हो गया एसेंशियल पिगमेंट, बाकी जो दूसरे पिगमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, है ना। तो इसीलिए अब कह रहा है कि LHC कॉम्प्लेक्स क्या है। तो सबसे पहले कि LHC कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या, कि ये PS1 PS2 दोनों में होगा। PS1 का मतलब पिगमेंट सिस्टम 1, PS2 कहने का मतलब पिगमेंट सिस्टम 2, है ना। उसी तरह से हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन, है ना। LHC में हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं। इसका मतलब अपने पास ये दो ऑप्शन आया तो अपना आंसर 4 बनता है, बोथ, है ना, 1 and 3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 ये कह रहा है कि PS1 हैज अब्जॉर्प्शन पीक एट डैश, है ना। PS1 का अब्जॉर्प्शन पीक क्या है, एंड PS2 हैज अब्जॉर्प्शन पीक डैश B। तो तुम जानते हो कि ये तो फैक्ट बेस्ड है कि PS1 का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसका अब्जॉर्प्शन पीक क्या होता है, 700 नैनोमीटर, और PS2 का क्या होता है वो भी आप जानते हो, 680 नैनोमीटर, है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया कि PS1 का अब्जॉर्प्शन पीक क्या हो गया, 700 नैनोमीटर, है ना, और जो PS2 है उसका अब्जॉर्प्शन पीक क्या होता है तुम जानते हो, 680 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया अपने को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो देखो इसमें भी डायग्राम ब्लर ही आ रहा है, लेकिन अब इसको हम लोग फिलअप कर लेंगे। तो ये जेड स्कीम का फिगर बना हुआ है, और ये जो जेड स्कीम का फिगर आपने देखा होगा डायग्राम में फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन पार्ट में, तो तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है PS2 से आगे बढ़ता है। तो ये जो ए वाला पोर्शन है ये क्या बता रहा है तुमको, PS2, इसको हम लोग यहीं पे फिलअप कर लो। जो बी वाला पोर्शन है ये क्या बताता है, PS1, और तुम जानते हो कि PS1 से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना, तो C से D बनता है ना। तो C से D बनने का मतलब क्या कि C क्या है यहाँ पे NADP, और D क्या बनेगा, NADPH बनता है ना। तो अपना देखो A पोर्शन PS2 हो जाएगा, B हो जाएगा PS1। अब चुनना है हम लोगों को कि A में क्या होगा, PS2, है ना, B में क्या होगा, फोटो सिस्टम 1, C में क्या होगा, NADP, और D में क्या, NADP से क्या बनता है वहाँ, NADPH बनता है ना। तो अपने पास देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, दूसरा वाला, देख रहा हो ना कि A में फोटो सिस्टम 2 है, B में फोटो सिस्टम 1 है ना, C में NADP प्लस है, और इसी NADP प्लस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH का, यानी उसका रिडक्शन हुआ, NADPH का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, तो अपने पास ऑप्शन 2 आ गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में आओ। कह रहा है कि विच हाइपोथेसिस बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिंथेसिस ऑफ ATP इन क्लोरोप्लास्ट। तो देखो कि सिंथेसिस ऑफ ATP क्लोरोप्लास्ट में हो या माइटोकॉन्ड्रिया में हो, उसको एक्सप्लेन करने का जो हाइपोथेसिस आपने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलते हैं, है ना। तो इसी में से हम लोग को चुन लेना है आंसर में। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखो निकल के आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या निकल गया अपने पास, 2, है ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का ही डायग्राम है जो अपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा है। अब इसमें लैबलिंग की हुई है कि ABCD and E फ्रॉम द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो पहले इसी में हम लोग इस फिगर को ये कर लेते हैं। देखो ए वाले में यहाँ पे क्या होता है, PS2, ठीक है ना। उसी तरह से B भर लो सबसे पहले, PS2 के बाद ये B वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या आता है, PS1, C वाला पोर्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि यहाँ पे साइटोक्रोम B6 से F वाला रीजन होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा A पोर्शन, ये हो गया B हो गया PS1, ये हो गया साइटोक्रोम B6 से F वाला। देखो यहाँ पे D ऑप्शन दिया है, तो ये जो D ऑप्शन है ये थाइलाक्वाइड ल्यूमेन है ना। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस इज ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड, ठीक है ना। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम मिलाते हैं इस ऑप्शन को। तो A में PS2, B में हो गया PS1, है ना। तो देखते हैं तो A में कहा गया अपना दूसरा ऑप्शन
तीसरा ऑप्शन PS2A में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ए में हम लोग को यहाँ थर्ड ऑप्शन में ध्यान से देखना, ए में PS2 दिख रहा है, बी में PS1 दिख रहा है, सी में साइटोक्रोम B एंड C1 है ना। तो साइटोक्रोम B एंड C1 यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। B और C1 नहीं, B के साथ क्या होता है, F होता है। तो चलो इस ऑप्शन को कट करते, ये मैच नहीं करता। अब फोर्थ पे आओ, ए में आपको PS2 दिख रहा है, बी में PS1 है, सी में देखो ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है, साइटोक्रोम B6 एंड F, डी देखो ये डी में ल्यूमेन ऑफ थाइलाक्वाइड, और ई देखो ये वाला पोर्शन यहाँ पे ई लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन पूरा दिख रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, ये स्ट्रोमा या मैट्रिक्स का पोर्शन है, ठीक है ना। तो अपना आंसर फोर्थ निकल गया किस में, तो क्वेश्चन नंबर 99 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कहता है कि प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स based on the pathways they use for CO2 assimilation during biosynthetic phase of photosynthesis. These are, देखो हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और उनमें डिफरेंट मेथड्स होता है क्या चीज़ बनाने का, ग्लूकोज बनाने का। अब जैसे जो C3 प्लांट्स है उसको तुम C3 प्लांट्स क्यों बोलते हो, क्योंकि उनका जो रिएक्शन चलता है तो उनका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, क्या नाम था उसका, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसी तरह से C4 प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। इसी के बेसिस पे हम लोग C3 प्लांट एंड C4 प्लांट्स बोलते हो। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, वही हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि C3 प्लांट्स फॉर्मिंग PGA एंड C4 प्लांट्स फॉर्मिंग OAA रिस्पेक्टिवली एज फर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 फिक्सेशन, है ना। तो ये तो ऑप्शन लग रहा है अपने को सही। दूसरा कहता है C3 प्लांट फॉर्मिंग OAA, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा कहता है C3 प्लांट्स फॉर्मिंग PEP, तो देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं होता है ना। उसी तरह चौथा नन ऑफ दीज है। तो अपना आंसर क्या निकल गया यहाँ पे कि जो C3 प्लांट है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है, PGA, एंड C4 प्लांट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनाता है, OAA, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन 101, रेफर द गिवन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो तुम लोग, तो यहाँ पे तुमको ये जो तुमने NCERT में पढ़ा होगा, ये ट्राइपामिटीन फैटी एसिड, उसका ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि द रेस्पिरेटरी कोशेंट इन दिस केसेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तुमको अगर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और उसमें आपको RQ निकालने की जरूरत पड़े, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय O2 कर दो। RQ का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना। तो RQ का फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करोगे कि इसमें देखो इक्वेशन में ऑक्सीजन कितना है 145 और CO2 कितना दिख रहा है 102। तो हम लोग क्या करेंगे 102 डिवाइडेड बाय 145, आपको क्या आंसर मिल जाएगा 0.7। और वैसे भी आपने याद किया हुआ है कि अगर फैट्स हो, फैटी एसिड्स हो, तो उसका लेस देन 1 यानी 0.7 का RQ का वैल्यू निकल के आता है, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 102। ये क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट ट्रू फीचर्स ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि प्लांट्स का ट्रू फीचर्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो ये कहता है कि हैव स्टोमाटा एंड लेंटिसेल फॉर गैसेस एक्सचेंजेस, सही है ना, प्लांट का फीचर है। लैक्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ठीक है, कि इनमें कोई उस तरह का ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, सिंपली गैसियस एक्सचेंज करता है ना, डिफ्यूजन के थ्रू। तीसरा कह रहा है कि अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज, प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन गैसेस एक्सचेंज के लिए नहीं होता। तो जो ट्रू फीचर प्लांट्स का है ये हम लोगों को सारा सही आंसर लगता है, इसीलिए अपना आंसर क्या निकल के आया क्वेश्चन नंबर 102 का, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, है ना। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 103 ये क्या कहता है, इन हैच एंड स्लैग पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो देखो हैच एंड स्लैग पाथवे एक्चुअली हम लोग C4 साइकिल को बोलते हैं, है ना।
तो C4 साइकिल में जो प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2, अगर आपको याद आता हो, है ना, तो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या होता था? PEP। ये फैक्ट बेस्ड है, उसका जो भी रिएक्शन आपने पढ़ा होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने C3 साइकिल में क्या पढ़ा था? प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 नहीं होता, वन एंड ओनली एक्सेप्टर होता है RuBp 5 कार्बन कंपाउंड। एंड C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, है ना, और सेकेंडरी एक्सेप्टर होता है RuBp, ठीक है ना। तो चलो 103 का आंसर अपने को मिल गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 मिल गया, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये तो आपने बायोमोलिकुल चैप्टर में भी पढ़ा हुआ होगा, है ना। ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो चलो ये हम लोग को मिल गया। तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को, इसका फुल फॉर्म पता होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको? RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, डुअल एक्टिविटी होती है ना, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कैसा है या O2 कैसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ फैक्टर्स है अपने को दिया हुआ है, देखो जैसे कुछ फैक्टर में टेम्परेचर है, CO2 कंसंट्रेशन है, क्लोरोफिल अरेंजमेंट है, वाटर है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि among the given factors identify the external factors that affect the rate of photosynthesis, है ना। तो कह रहा है कि एक्चुअली आप पढ़ते हो कि दो तरह के फैक्टर्स है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो देखो ये जो कह रहा है क्लोरोफिल का जो अरेंजमेंट है ना, तो ये तो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, तो ये तो इंटरनल फैक्टर हो गया नहीं। लेकिन अब अपने को एक्सटर्नल फैक्टर सेलेक्ट करना है, तो टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर, ये एक्सटर्नल फैक्टर के एग्जांपल्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर क्या निकल के आता है? तो 1, 2 एंड 4, है ना। तो देखो ये थर्ड आंसर, सॉरी 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 दिस इज वन आंसर, है ना। देखो 1, 2 एंड 4, 1 में टेम्परेचर, दूसरा हो गया CO2 कंसंट्रेशन, 4 हो गया वाटर। क्या क्वेश्चन था? अमंग द गिवन फैक्टर आइडेंटिफाई एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चुन लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ना। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में देखो असर्शन क्या कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दूसरा क्या कहता है? रीजन, कि these pigments absorb the light of different wavelengths and transfer it to reaction center, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी पिगमेंट्स होते हैं तो उन सारे पिगमेंट्स में जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है वो क्या बनाता है? रिएक्शन सेंटर। और जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, है ना, तो क्लोरोफिल A को छोड़ के जो दूसरे पिगमेंट्स है वो क्या हो गए? एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गए। तो उन एक्सेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है कि लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करना, आपस में ट्रांसफर करना और फाइनली क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देना, है ना। क्योंकि क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल भी लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसको देखो एडिशनल लाइट एनर्जी भी मिल रहा है ताकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो, है ना, और आगे का लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो चल सके। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है? ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट इंक्रीजेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है ना। उसी तरह से कह रहा है कि दिस पिगमेंट्स अब्जॉर्ब लाइट, है ना। ये कह रहा है कि क्यों बढ़ा दे रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को? तो ये कहता है कि ये पिगमेंट्स जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है वो लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करके और उनको दे रहे हैं, किनको? रिएक्शन सेंटर को, ताकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, है ना। तो इसीलिए हम लोगों का आंसर क्या मिल गया यहाँ पे कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फिर से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि C4 प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। रीजन क्या कहता है? पेप्केज एंजाइम वर्क्स एट हाई टेम्परेचर ओनली। अब ध्यान से, आपको अगर वो साइकिल याद हो C4 प्लांट्स की, है ना, तो वो साइकिल क्या कहता है? अभी जैसे देखो कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ PEP, है ना,
पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, इसका CO2 के साथ रिएक्शन होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और तब बनता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड। ये देखो, बस इतने की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि C4 प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। तो देखो, आप पढ़ोगे कि C4 प्लांट जो है वो ज़्यादातर मोनोकॉट्स होते हैं, है ना, और उनका जो ओरिजिन होता है वो अर्थ का इक्वेटर वाला रीजन है ना। देखो, अर्थ का ये जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, वो ओरिजिन होता है किनका, ज़्यादातर मोनोकॉट्स का, जो C4 प्लांट्स होते हैं। तो जाहिर है ये अडेप्टेड है हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए। तो पहला तो हम लोग को सही लग रहा है, और हाई टेम्परेचर पे ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, C4 साइकिल चला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, कौन सी एंजाइम के प्रेजेंस में चल रहा है, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में चल रहा है, जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है C4 प्लांट्स के लिए। समझ में आ रही बात ना। बोलते हैं इसको PEP कार्बोक्सिलेज। तो इसीलिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और क्यों ये सर्वाइव करता है हाई टेम्परेचर पे उसको ये एक्सप्लेन भी करता है। इसीलिए अपना आंसर क्या होगा कि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, किसका, असर्शन का। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है ना। तो 108 में देखो क्या रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से क्या कह रहा है, क्या निकालना है हम लोगों को कि बायोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो सारा स्टेटमेंट है इसमें से चुनना है कौन सही कौन गलत, या दोनों गलत, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि इन बायोसिंथेटिक फेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ गोल्जी बॉडी। नहीं ना, तो बायोसिंथेटिक फेज C3 साइकिल की बात कर रहा है, यानी ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। तो आप जानते हो फोटोसिंथेसिस गोल्जी बॉडी में क्यों होगा भाई, ये तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत है। अब कह रहा है कि C3 एंड C4 साइकिल्स आर 2 पार्ट्स ऑफ बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स। नहीं, C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल चलता है ना। और जबकि हम जानते हैं C4 प्लांट्स में दोनों साइकिल्स चलते हैं, C3 साइकिल भी और C4 साइकिल भी। समझ में आ रही बात ना। तो इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है दोनों गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, ये निकल गया हम लोगों को, ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस गोल्जी बॉडी में नहीं होता, तो उसका एंजाइम गोल्जी बॉडी में क्यों होगा, है ना। और C3 एंड C4 साइकिल्स आर 2 पार्ट्स ऑफ C3 प्लांट्स बोल रहा है। नहीं, C3 प्लांट्स में ओनली C3 साइकिल चलता है ना, और C4 प्लांट्स में C3 साइकिल प्लस C4 साइकिल दोनों चलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें से क्या करना हम लोगों को, चूज द ऑप्शंस कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट है उसमें से हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट चुन के बाहर करना है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कहता है। पहला कि ड्यूरिंग केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP 1 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2H+ पासेस थ्रू द ATPase, है ना। देखो इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखो इस तरह का, आपने जब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है इसमें इस तरह से ETS चल रहा होता है ना। और इस ETS के दौरान कुछ प्रोटॉन्स है, तो कुछ प्रोटॉन्स जो है वो मूव करके इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। और जब प्रोटॉन्स इधर से बैकफ्लो करते हैं तो बैकफ्लो के दौरान इसका जो F1 पीस है, हेड पीस, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, ATPase। तो इस ATPase एंजाइम को एक्टिवेट कराते हुए निकलते हैं और इसका काम है ATP का फॉर्मेशन कराना। तो ATP का फॉर्मेशन ADP + IP के थ्रू होता है ना, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसको, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है इसमें कि अभी आप ओल्ड NCERT पढ़ोगे तो 2H+ का लिखता है कि 2H+ जब पास करेगा तब एक ATP बनेगा, है ना। न्यू NCERT पढ़ेंगे, जो मॉडर्न व्यू है
वो क्या बोलता है कि 4H प्लस पास करेगा तब 1 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने पास इसके लिए रॉन्ग ऑप्शन है तो वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं पहले, ठीक है। अब नंबर 2 में चलो, ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग ये हम लोग सही लेके चल रहे हैं ना। अब कह रहा है कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व फोटोकेमिकल रिएक्शन, सही है कि लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हो, डार्क रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हो। और तीसरा कह रहा है कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कार्बन रिएक्शंस, है ना। तो ये भी हम लोगों को सही भी लग रहा है कि जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन रिएक्शंस होता है, ठीक। नंबर 4, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, अब जैसे ये जो थाइलाक्वाइड को तुम पढ़ते हो इस तरह से, देखो ऐसा है ना, तो एक्चुअली यहीं पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देखो यहीं पे वाटर टूटता है ये। तो ये हो गया इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, या बोल सकते हो ल्यूमिन साइड ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। समझ में आ रही बात ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो सारा ऑप्शन है वो करेक्ट निकल के आ रहा है। क्या क्या बताया, इसको हम लोग सही मान के चल रहे हैं, है ना। तो अगर इसको हम लोग ड्यूरिंग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसको 2H प्लस को सही मान के ना चलें तो 2, 3, 4 का ऑप्शन अपने पास है ही नहीं, है ना। तो 2, 3, 4 का ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग सही मान लेते हैं। और लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व फोटोकेमिकल, सही है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व कार्बन रिएक्शंस, सही है। देखते हो ना वहाँ CO2 का अटैचमेंट होता है और रिएक्शन चलता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, देखो ये अपना आंसर निकल के आ गया, कौन सा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। तो चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। 110, देखो ये मैचिंग क्वेश्चन है, ये आप NCERT पढ़ोगे, है ना। तो NCERT के अकॉर्डिंग ये तो फैक्चुअल बेस्ड है, इसको याद रखना है। जैसे प्रिस्ले साहब ने, याद करो तुमने कि बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता हो। तो देखो A का 1, अब A का 1 कहाँ कहाँ है, देखो 2 जगह है, A का 1 2 जगह। अब इसमें से हम लोग को और भी कुछ आंसर निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंजन हाउस ने क्या किया था, शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल, ये भी सही है। तो B का 2, तो देखो लो B का 2 कहाँ कहाँ पे, B का 2 दोनों जगह है। जूलियन सैक्स ने क्या बताया था, प्रूव दैट प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हेन दे ग्रो, चलो ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन देखो ये A निकल के आ रहा है ना। ये अकॉर्डिंग टू NCERT है, ये फैक्ट बेस्ड है कि किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर किया था या उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, इसको आपको याद करना होता है ना। तो ऑप्शन देखो A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है एंड D का 4 है, ये निकल के आ गया अपने पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। 111, देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब आपको रेस्पिरेशन का पूरा इक्वेशन पूछ रहा है ना। जैसे इसके पहले क्वेश्चन था ना जहाँ फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था, तो रेस्पिरेशन का पूरा इक्वेशन देखो तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है ना। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, 6O2 लगा, 6CO2 निकला, 6H2O निकला प्लस एनर्जी निकला, चलो ये सही निकल गया ना। देखो यहाँ पे CO2 जोड़ रहा है, ये गलत है। यहाँ फिर CO2 जोड़ दिया, ये भी गलत है। फिर यहाँ भी CO2 जोड़ दिया, ये भी गलत है ना। तो कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या कंबशन, ये क्या, यही वाला इक्वेशन सही है ना। C6H12O6, 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी कितना निकलता है वो भी आप जानते हो, 686 किलो कैलोरी, है ना। 36 ATP या 38 ATP, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू इंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम। तो ये तुम जानते हो कि प्लांट जो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो मैक्सिमम होता है, आपने पढ़ा होगा सुक्रोज के फॉर्म में होता है ना। तो ये जो सुक्रोज, ये डाइसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। तो इस सुक्रोज में से ग्लूकोज निकाला जाएगा, तब आगे वो ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करता है, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, है ना। ये कंप्लीट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो इसीलिए इन्वर्टेज एंजाइम होता है,
है ना, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, सॉरी सुक्रोज का ब्रेकडाउन करा के और उससे सेपरेट करता है किसको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को। तो ये याद करना है आपको, है ना, मेमोरी बेस्ड है कि इन्वर्टेज जो है ये सुक्रोज का ब्रेकडाउन कराएगा और वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। तो 113 में देखो कि कह रहा है ये तुमको, ये जो पाथवे है ना, तो ये तुमको ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, आपने क्या पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, अगर याद हो आपको, कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में, ये आपने पढ़ा है ना। तो आपको ये इक्वेशन दिया है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ, देखो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे जो एंजाइम ये है आपका, है ना, तो यहाँ पे जो जिस एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है ना, उस एंजाइम का नाम पूछ रहा है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ जो एंजाइम का नाम होगा कौन सा होगा, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इस कन्वर्सन में जो एंजाइम है वो आइसोमेरेज होता है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, है ना। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहाँ पे जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो अब आगे बढ़ो। 114, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन O2 इज इनएडिक्वेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू लैक्टिक एसिड बाय, है ना। ये आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है वो आपको पूछ रहा है ना। तो पायरुविक एसिड का जो कन्वर्सन लैक्टिक एसिड में होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है वहाँ पे, ये वाला एंजाइम होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, तो चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ो, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। तो 115 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन। तो देखो अभी आपने पढ़ा है ना एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो 36 या 38 ATP बनता है। लेकिन अगर फर्मेंटेशन होगा तो नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है, ओनली 2 ATP, है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडरगोज फर्मेंटेशन, तो कितना हो जाएगा, तो नेट। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो 116 देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो फॉलोइंग आर द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कुछ क्रूशियल इवेंट्स दे रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो इस क्रूशियल इवेंट में हम लोग देखते हैं आगे। तो क्रूशियल इवेंट में क्या क्या कह रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, है ना। ये कह रहा है कि जैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज से बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A में, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है CO2H2O प्लस एनर्जी में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हो आप, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन जो है वो लिंक रिएक्शन है ना। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ पे चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, वो चलता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो वही आपको पूछ रहा है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और फिर कह रहा द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP, यानी ये आपको ETS की बात कर रहा है। आप जानते हो कि ETS कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में रन करता है ETS। तो अपना देखो पहला आंसर है, पहला क्या बता रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या बता रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो कि 117 कह रहा है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो तुम पढ़े हो ना अभी तुरंत मैंने बताया। पीछे में आप देखो, पीछे में यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है कि ये है ग्लाइकोलाइसिस और ये है तुम्हारा क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? लिंक रिएक्शन है ना। तो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट तुम जानते हो क्या होता है? तो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना। तो लिंक रिएक्शन यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का ये जो हो गया, क्या बोलेंगे इसको? कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 118। तो चलो, तो 118 में देखो कह रहा है कि इन साइट्रिक एसिड साइकिल द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो साइट्रिक एसिड साइकिल को क्या बोलते हो आप? याद होगा अगर तो क्रेब्स साइकिल ही बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है एक्चुअली कि OAA का रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम से होता है, तब जाके फर्स्ट प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड बनता है ना। तो इसीलिए अपना आंसर क्या होगा कि OAA के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिएक्शन होगा, है ना, तब इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट का। तो इसीलिए कह रहा है कि साइट्रिक एसिड साइकिल में द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन किसका? एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आगे बढ़ो। अब देखो कह रहा है कि FAD इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो FAD इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ETS के दौरान होता है, तो किसके ऑक्सीडेशन के लिए? FADH2 के ऑक्सीडेशन के लिए। और FADH2 कौन से रिएक्शन के बीच में बना था, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है तो ये दूसरा ऑप्शन है। क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन अगर आपको याद हो कि सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हुआ था किसमें? फ्यूमेरिक एसिड में, और उस दौरान FADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना, इसको हम लोगों को याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। तो देखो क्वेश्चन 120 क्या कहता है कि इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स 1 and 4 आर रिस्पेक्टिवली। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसी में ETS चलता है, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं और सबका अपना अलग अलग नाम होता है। तो वही नाम आपसे पूछ रहा है ना। तो आपने पढ़ा है ना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, है ना। थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, है ना। फोर्थ होता है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, और ATPs होता है 5वां कॉम्प्लेक्स। तो आपको पहला और चौथा कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा जा रहा है ना। तो देखो पहला कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज, और ये हो गया तुमको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। चौथा तो होगा नहीं है ना, हम लोग निकालते हैं। जैसे ये तो होगा नहीं, NADH डिहाइड्रोजिनेज के साथ FADH2, NADH2 और ये भी होगा नहीं, है ना। तो अब देखो ये अपने पास बचता है कौन कि NADH डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग साइटोक्रोम A and A3 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, अपने पास यही ऑप्शन बचता है। तो ये आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, तो 1 and 4th कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, चलो ये नाम आ गया सामने। अब आगे बढ़ो। 121 क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहता है कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ETS का बहुत बड़ा सा डायग्राम है, वो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये पूछ रहा है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन। आपने पढ़ा है ना कि हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H+, ये फाइनली H2O का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? हाफ O2 के पास मूव करता हुआ आता है। ठीक है ना, तो 121 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाओ। ठीक है, तो 122 पे देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो जानते हो क्लोरोप्लास्ट में होगा। फोटोफॉस्फोरिलेशन, देखो जहाँ भी फोटो लिखा है ना तो समझ लो वो लाइट रिएक्शन है, वो क्लोरोप्लास्ट में होगा, है ना।
कार्बोक्सिलेशन छोड़ दो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ चलता है? तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस चलता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो ये डायग्राम दिया हुआ है ना, कह रहा है कि गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, आइडेंटिफाई ए टू सी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो देखो अब अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन चुना। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये जो ए वाला पोर्शन ये तो 2H प्लस हो गया, ठीक है ना। सी वाला पोर्शन, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है F0 और सी में क्या होता है F1, या अगर अपने पास ये हो जाए एटीपेज एंजाइम तो क्या होगा 2H प्लस F0 F1। अब निकाल लो अपना, देखो 2H प्लस F0 F1, ये थर्ड ऑप्शन आ गया अपने पास, समझ में आ रही बात ना। तो ए में 2H प्लस हो गया, बी में F0 हो गया और सी में F1 आ गया, ये अपने को आंसर आ गया। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो उसको, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, कह रहा है कि हाउ मेनी NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम ए सिंगल पायरुवेट इन क्रेब्स साइकिल, है ना। कह रहा है कि कितना NADH मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है सिंगल पायरुविक एसिड से, किसमें? तो क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब जैसे हम लोग पढ़ो, यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्लूकोज से बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, है ना, हम लोग बना दो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना दो तुम CO2 निकाल दो, H2O निकाल दो और एनर्जी निकाल दो, है ना। तो देखो 2 NADH2 का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हुआ, और देखो यहाँ से यहाँ तक पायरुविक एसिड कंप्लीट टूट रहा है, तो पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो बना, इसमें 2 NADH2 बना, और ये जो क्रेब साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स में देखोगे 2-2 करके 6 NADH2 का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम से, ये क्वेश्चन तुमको क्रेब साइकिल में कह रहा है कि क्रेब साइकिल में कितना निकलेगा, और चूंकि ये लिंक रिएक्शन है तो इसका हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो क्रेब साइकिल में देखो 2 पायरुविक एसिड से क्रेब साइकिल में 6 NADH2 निकला, इसका मतलब एक क्रेब साइकिल में, है ना, 2 क्रेब साइकिल या 2 पायरुविक एसिड से 6 निकला तो 1 से 3 निकलेगा, है ना। तो क्या आंसर निकल गया अपने पास? यही पूछ रहा है आपको कि सिंगल पायरुवेट से क्रेब साइकिल में कितना, तो 3 NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाउ मेनी ATP इज रिलीज रिस्पेक्टिवली व्हेन NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स गेट ऑक्सीडाइज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, तुम जानते हो कि NADH से बनता है 3 ATP, FADH2 से बनता है 2 ATP, तो 3 and 2 ये अपना आंसर हो गया 125, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, the figure given below describes the interrelationship between metabolic pathways in which respiration mediated breakdown of different organic substances into CO2 and H2 is taking place, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम लोग पढ़ते थे, याद होगा अगर आपको, कि क्रेब साइकिल को मेटाबॉलिक सिंक बोलते थे, यानी कोई भी कंपाउंड टूटे, चाहे प्रोटीन्स टूटे, कार्बोहाइड्रेट्स टूटे या फैट्स टूटे, वो क्रेब साइकिल से होके ही गुजरता है ना। तो इसी को हम लोगों को फिलअप करना है। तो चलो हम लोग फिलअप करते हैं, ABCD देखते हैं। तो अपना A प्रोसेस कहाँ पे दिख रहा है? देखो A यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो A में देखो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब A में हम लोगों को क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, देख रहे हो ना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, और ये टूटता है 2 कंपाउंड्स में। 2 कंपाउंड्स क्या क्या है? तो B में है DHAP और यहाँ पे PGAL, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इसी से हम लोगों को देखो अब मिला लेना है ऑप्शन, उसी से आपको D ऑप्शन भी मिल जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे पायरुविक एसिड से क्या बनता है? यहाँ पे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना। ये आपका NCERT का फिगर है, वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको ब्रेकडाउन दिखा रहा है सबों का। तो अब देख लो, A में क्या निकला? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, B में निकला DHAP,
है ना। तो अब मिला लेते हैं इसी से। देखो थर्ड ऑप्शन देखो, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देखो पीजीएल उसी को बोलते हो, लेकिन यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट लिखा है, ऑक्जेलो एसीटेट नहीं होगा, है ना। तो चलो अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए, है ना। तो ये अपने पास डी में एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने देखो मैच कर लिया है कि ए में क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, बी में देखो DHAP निकल गया, सी में देखो PGL निकला, और डी में निकल गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। चलो आगे बढ़ो। तो आगे देखो हम लोग कह रहा है कि RQ का मतलब क्या है, द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो इज। तो ये RQ होता क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि RQ का फॉर्मूला क्या है कि CO2 कितना रिलीज हुआ डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ रेस्पिरेशन के दौरान। तो वही देखना है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। देखो ये चौथा ऑप्शन क्या कहता है, RQ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ ले हम लोग। तो चलो अब आगे देखो, तो आगे असर्शन रीजन कहता है, क्या कहता है असर्शन कि 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल अकर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज। ये तो सही है ना, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की एंट्री होती है क्रेब्स साइकिल में, इसका मतलब क्रेब्स साइकिल 2 टर्न चलता है। तो असर्शन हम लोगों का सही निकल गया। फिर कहता है कि ईच टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP मॉलिक्यूल। ये भी सही है ना, कि जैसे हम लोग पढ़ते हो ना कि टोटली 6 NADH2 बनता है तो एक टर्न में 3 NADH बना, टोटली 2 FADH2 बनता है तो 1 टर्न में 1 FAD बना, टोटली 2 ATP बनता है तो 1 टर्न में 1 ATP बना, है ना। तो बोथ असर्शन रीजन करेक्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन है ना। तो हम लोग क्या आंसर डालेंगे, A and R ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। देख रहे हो ना, अपना दूसरा आंसर निकल के सामने आ गया। चलो 128 हो गया। अब चलो 129 पे चलते हैं हम लोग, कि कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो आपने पढ़ा है उसके लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो चुनना है। तो देखो पहला क्या कहता है कि देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH। सही है ना, 3 जगह तुम पढ़ते हो ना कि 3 स्टेप्स में NAD से NADH2 का फॉर्मेशन होता है, सही है। फिर कह रहा है कि देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH2। देखो ये भी सही है, एक ही पॉइंट पे FADH2 का फॉर्मेशन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है तीसरा ऑप्शन कि ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइड। देखो ये भी सही ऑप्शन निकलता है। अब हम लोगों को क्या निकालना था, रॉन्ग ऑप्शन। अब देखो 3 तो सही निकल गया, इसका मतलब जो चौथा है वो अपने आप रॉन्ग है ना। अपना ये आंसर निकल गया। ये क्या कह रहा है, साइकिल स्टार्ट्स विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड कह रहा है, नहीं, कंडेंसेशन OAA के साथ होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के बाहर लाना है। तो कह रहा है कि कॉजेज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 ATP एज नेट गेन। सही है ना, ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन नहीं, सही नहीं है। ये क्या कर रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन तो होता है ग्लूकोज का, 2 पायरुविक एसिड तो बनाता है, लेकिन 2 ATP लिख दिया नेट गेन, जबकि ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन हम लोग जानते हैं कितना होता है, 8 होता है। लेकिन वो एरोबिक या एनारोबिक वो ऐसा नहीं लिखा है ना। तो अगर स्टेटमेंट लिखा है तो इसको सही मान के चलते हैं कि एरोबिक एनारोबिक तो लिख नहीं रहा है। देखते हैं आगे, कह रहा है कि टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। सही है ना, ऑल लिविंग सेल्स में होता है। यूजेस 2 ATP एट एवरी स्टेप, नहीं, हर स्टेप पे 2 ATP यूज नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही स्टेप्स है ग्लाइकोलाइसिस का जहां पे ATP 2 जगह एक एक करके यूज हुआ है, ठीक। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि स्कीम वाज गिवन बाय एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पेरिनस। ये भी सही है। तो EMP पाथवे हम लोग बोलते हो ना, एम्डेन, मेयरहॉफ, पेरिनस पाथवे। तो अपना ऑप्शन देखो 1, 2
N4, ये ऑप्शन सही मिल गया। देखो 3, इसको हम लोगों ने इसलिए सही माना है क्योंकि अगर एनारोबिक कंडीशन होगा तो 2 ATP तो नेट गेन होगा ही, अगर एरोबिक कंडीशन होगा तो 8 ATP होगा। तो सही इसलिए मान रहे हैं यहाँ पे इसको क्योंकि यहाँ पे एरोबिक या एनारोबिक करके नहीं बताया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 131 में आ जाओ। अब देखो इसको हम लोगों को मैच करना है ना, कि ये सब तुमको क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स है। जैसे 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन कंपाउंड चुन लो, इसमें से कौन है, ये है मैलिक एसिड, यानी A का 5 आ गया अपने पास। तो A का 5 देखो 2 ऑप्शन में है। अब इस 2 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 2 कार्बन कंपाउंड कौन है, ये है तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। B का 1 आ गया, तो B का 1 देखो अभी इसके पास है। देखो ये अपना आंसर निकल के सामने आ गया, तीसरा वाला। ठीक है, और भी मैच करा लो। C का 4, तो 5 कार्बन कंपाउंड देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, एंड 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड। सही है, सब निकल के सामने आ गया। और सिट्रिक एसिड का ऑप्शन में है नहीं, तो तुम जानते हो सिट्रिक एसिड क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है ना। तो चलो ये थर्ड ऑप्शन निकल के आ गया 5 1 4 2, A का 5, B का 1, C का 4 एंड D का 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कंट्रीब्यूटेड बाय। तो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इलोंगेशन, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है डायमीटर इंक्रीज करना, गर्थ बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना। समझ रहे हो ना। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन बनाएगा, I mean, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेरिस्टेम होते हैं, चाहे तो रूट एपिकल मेरिस्टेम हो या शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, ये प्राइमरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 132 हो गया। 133 देखो कह रहा है कि इन द गिवन डायग्राम व्हाट डज द A एंड B इंडिकेट्स। तो देखो याद करो कि आपने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में कि 2 तरह का ग्रोथ होता है। कौन कौन सा, एक एरिथमेटिक ग्रोथ है ना, और एक आपने पढ़ा था जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो एरिथमेटिक ग्रोथ में आपने क्या पढ़ा था कि उसका जो ग्रोथ पैटर्न होता था कि एक सेल डिवाइड करके 2 सेल तो बनाता था, लेकिन एक क्या हो जाता था, डिफरेंशिएटेड, और दूसरा ही बस डिवाइड करता था। देख रहे हो ना। तो हर बार एक एक से ही नया सेल ऐड होता था, इसीलिए इसका जो ग्रोथ का ये ग्राफ बनता था वो एकदम लीनियर ग्राफ था। लेकिन जो जियोमेट्रिक ग्रोथ था उसमें क्या होता था कि एक से जो 2 डाउटर सेल्स बनते थे दोनों डिवीजन में जाते थे। एक से 2 डाउटर सेल्स बने, दोनों के दोनों डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तुमको वही प्रोसेस दिखा रहा है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ का ये फिगर दिखा रहा है। तो ए हो गया जियोमेट्रिक ग्रोथ और बी आपका हो गया एरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है ना। देखो ऑप्शन थर्ड, ए जियोमेट्रिक ग्रोथ है और बी क्या है, एरिथमेटिक ग्रोथ है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 134, तो 134 में देखो कह रहा है कि द टर्म दैट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस। यानी ओवरऑल देखो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द चेंजेस ड्यूरिंग इंटायर लाइफ, या बोलो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ये टर्म यूज होता है ना। तो डेवलपमेंट बोला जाता है जो कि सीरीज ऑफ चेंजेस ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ के दौरान होता हो। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो फाइनल क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डायग्राम ए एंड बी इंडिकेट्स द शेप ऑफ लीव्स इन लार्कस्पर एंड बटरकप रिस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो अब चुनना है। देखो एक लार्कस्पर के बारे में आप जानते होंगे कि लार्कस्पर में क्या होता है कि जुवेनाइल और मैच्योर कंडीशन में डिफरेंट लीफ शेप होता है। ठीक है ना। और जो बटरकप होता है ना, उसमें डिपेंड करता है कि ये प्लांट बटरकप पानी में पाया जा रहा है ना, कि टेरेस्ट्रियल है कि लैंड पे है। तो लैंड पे होता है तो नॉर्मल लीफ होता है और थोड़ा बड़ा लीफ होता है ना। और पानी में होता है तो डाइसेक्टेड लीफ होता है। तो लीफ का साइज डिफर करता है कि इसमें बटरकप में कि पानी में पाया जा रहा है या फिर लैंड पे पाया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं ऑप्शन, द जुवेनाइल एडल्ट लीव्स ऑफ लार्कस्पर डिफर इन कलर। नहीं, कलर में कोई डिफरेंस नहीं है।
कह रहा है लीव्स ऑफ बटरकप डिफर इन साइज ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंट। देखो इसी को बोलते थे ना इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? हेटेरोफिली का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही बात ना। हेटेरोफिली का मीनिंग भी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट लीफ का होना एक ही प्लांट में ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी का, हेटेरोफिली। और हेटेरोफिली का आपको एग्जाम्पल में ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अपने पास जो सही ऑप्शन निकलता है वो बटरकप, ठीक। फिर कह रहा देयर इज नो वेरिएशन इन साइज, ये भी गलत है, और ये नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है, ठीक है ना बच्चों। तो चलो इस टेस्ट का हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद फिर अगले टेस्ट की जो भी क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।